नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बीपीएससी टीआरई 6 to 8 साइंस की परीक्षा हुई थी आपकी 15 मार्च को टीआरई 3 की, उसके प्रश्न पत्र का आपको सटीक हल बताया जाएगा। और यह प्रश्न आपके पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 to 8 के तो हैं ही, साथ में टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और साथ में जीएस सेकंड विज्ञान के लिए। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि 6 to 8 साइंस में प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। और प्रश्न पे आते हैं और आपका प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। तो यहाँ पे एसिडिक पूछा जा रहा है। तो बात करें मानव रक्त की, ठीक है, मानव रक्त या ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका पीएच मान आपको पता है 7.4 होता है, तो यह क्षारीय हो गया, ठीक है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 12+ होता है, ठीक है, 12.4 के आसपास होता है। नींबू का रस जो होता है उसका 2.3 के आसपास होता है, ठीक है। तो नींबू का रस जो है आप क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आसान प्रश्न था, बस आपको यहाँ पे चूने के पानी का पता होना चाहिए था कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में OH आयन होता है और OH आयन हमेशा, OH जहाँ भी लग जाएगा वो हमेशा क्षारीय होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नींबू का रस आपका अम्लीय हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता भी है, उदासीनीकरण बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप उदाहरण जो एनसीईआरटी 10th क्लास में आपका दिया है, HCl + NaOH, और क्या बनाएगा, NaCl यानी लवण, साल्ट, और साथ में जो H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निष्प्रभावीकरण। उदासीनीकरण नहीं दिया था तो आपको निष्प्रभावीकरण लगाना है। और आप इसका इंग्लिश, जब ऐसा कभी मामला है कि जो आपने पढ़ा है वो नहीं दिया गया है, तो आप एक बार इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र वो जरूर देख लें। इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया था तो वहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाती कि आपको आंसर ए ही लगाना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे बात कर ले तो प्रश्न आपके कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो ज़्यादातर प्रश्न आपके एनसीईआरटी 10th क्लास से, एनसीईआरटी 10th साइंस से पूछे गए थे। कुछ प्रश्न आपके जो है एनसीईआरटी 11th क्लास से पूछे गए थे, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में जो है कुछ प्रश्न आपके स्टेट पीसीएस पीआईक्यू से पूछे गए थे, जो आपको कल से करा दिए जाएंगे, स्टेट पीसीएस पीआईक्यू से कराए गए थे, ठीक है। तो ये सब आपको करा दिया जाएगा, जो आपके पीआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, साथ में 6 से 8 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और प्रश्नों के आधार पर हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो यह प्रश्न आपका जो है जो पीरियोडिक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में एनसीईआरटी से, वहाँ से पूछा गया है। और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की बात करें तो जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की जो क्षमता होती है कम होती चली जाती है। तो पोटेशियम ऊपर स्थित है, सोडियम नीचे स्थित है। तो पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो ये ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो आपका चैप्टर 1 रिएक्शन वाले चैप्टर से एनसीईआरटी 10th क्लास, ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने। और इस प्रश्न का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस प्रश्न से रिलेटेड कई बार प्रश्न आपके टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी आपको प्रश्न पूछा गया था, जो आपके एनसीईआरटी साइंस से जो है एक्सरसाइज से सीधे प्रश्न ले लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है चूने के पानी, तो चूने का पानी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या बनता है, CaCO3। और CaCO3 दूधिया होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया बना देती है। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करके। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं आपको, सोना भी सही है, तांबा भी सही है, और आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं इसके सोर्स पे कि प्रश्न पूछा कहाँ से गया था। अब यहाँ पे देखिए आप 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 से आपका वहाँ पे दिया गया है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा बात है, कॉपर और सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो कॉपर और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुआ कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड में भी पाए जाते हैं, फ्री में भी पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो जब कौन फ्री स्टेट में पाया जाएगा तो आपका आंसर गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, प्लेटिनम और कॉपर भी होगा। ऑप्शन 2 दिए थे, गोल्ड और कॉपर, तो आपका आंसर गोल्ड एंड कॉपर हो जाएगा। प्रश्न पे वापस आते हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे प्रश्न, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे पूछता कि प्रकृति में केवल मुक्त दशा में, ठीक है, कौन सा
धातु जो है केवल मुक्त दशा में पाया जाता है, तब आपका आंसर सोना होता है, क्योंकि सोना मिक्स में तो नहीं पाया जाता, सोना हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। क्योंकि मुक्त दशा में सिंपल पूछा था तो आपको सोना भी मानना पड़ेगा, तांबा भी मानना पड़ेगा। आयोग भी यही मानता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ये भी सिंपल एनसीईआरटी साइंस से आपका प्रश्न लिया गया है, जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, और वहाँ पे आपको जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है या हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक का जो उदाहरण होता है वो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण को क्या होता है? तो रेस्पिरेशन, श्वसन को हम जो है ऊष्माक्षेपी मानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया गया, अगली बार ये पूछा जा सकता है। और इसका उल्टा क्या होता है? तो ऊष्माशोषी होता है, जिसमें ऊष्मा का जो है एब्जॉर्ब होता है, ऊष्मा दी जाती है अभिक्रिया के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। तो हमारे शरीर के अंदर जो है भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पाचक एंजाइम। कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सिंपल प्रश्न ये भी था अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है सफ़ेद। ध्यान रखना है, चाहे सिल्वर ब्रोमाइड है चाहे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, दोनों का रंग आपको सफ़ेद मानना है। ठीक है, दूसरा चीज़, ये दोनों जो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो ब्लैक, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल होता है। आपका जो है रिएक्शन वाले चैप्टर में 10th क्लास एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किसी द्रव्य का दूसरे द्रव्य में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे जो है लिक्विड टू लिक्विड जो आपका होता है, लिक्विड का डिस्पर्जन लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं पायस या पायसन, और इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, और यह जो है आपका प्रश्न था वो आपका 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है वहाँ पे कोलाइड्स के बारे में दिया है। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि 9th क्लास से बहुत कम पूछता है, बहुत ही सिलेक्टिव पूछता है, 10th क्लास से ज़्यादा पूछता है। और कुछ प्रश्न 11th क्लास के भी आए तो हम उसको भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो यहाँ पे बात करें तो ये आपका 11th या 12th एनसीईआरटी से प्रश्न आया है, अब ध्यान नहीं है हमें। ठीक है, तो यह जो है समांगी उत्प्रेरक जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, तो वो क्या करता है? तो यह जो है प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या करता है? प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, समांगी उत्प्रेरक। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है? तो लियोफोबिक कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो कोलाइड का यहाँ पे दो टाइप देख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लियोफिलिक और दूसरा होता है लियोफोबिक। और फोबिक वर्ड से आप जानते हैं, फोबिक वर्ड फोबिया वर्ड आपने सुना होगा। फोबिया मतलब क्या होता है? दूर दूर। ठीक है, तो लियोफोबिक का मतलब होता है ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन, ऐसा कलिल जिसमें जो दो चीज़ें होंगी, सोल्यूशन जो होगा वो आपस में उतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपस में दूर दूर भागेंगे, आपस में अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो आपका उदाहरण होता है लियोफोबिक का स्वर्ण घोल होता है, सल्फर घोल होता है। ठीक है, उसी के उल्टे में बात करें तो आपका लियोफिलिक क्या होता है? तो लियोफिलिक ऐसा घोल होता है जो बहुत अच्छे से मिला हुआ होता है, होमोजीनियस प्रकृति का कह सकते हैं होता है। और सोडियम क्लोराइड घोल आपका लियोफिलिक का उदाहरण है। और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है, तो लियोफोबिक नहीं है, इसका मतलब आपको लियोफिलिक बताना है। तो लियोफिलिक का उदाहरण आपका सोडियम क्लोराइड घोल है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? ठीक है, शोषण यानी जॉर्प्शन, और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लेते हैं क्या अंतर है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना। ठीक है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है केवल सतह पर एब्जॉर्ब हो। ठीक है, सतह पर जब एब्जॉर्ब होता है तब उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और यहाँ पे बात करें तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए, शोषण होने के लिए दोनों चीज़ होना चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, एडजॉर्प्शन भी होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो आपका जो स्याही में डूबा कॉटन है, ठीक है, तो स्याही में जो डूबा कॉटन होता है यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है पूरी तरीके से और एडजॉर्प्शन भी, सतह पे भी एब्जॉर्ब होता है
तो एड्जॉर्प्शन का भी उदाहरण है, एग्जॉर्प्शन का भी, तो इसलिए आप दोनों का ये एब्जॉर्प्शन का उदाहरण है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का उदाहरण है, तो ये आपको क्लियर हो गया, स्याही में डूबा कॉटन। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई एक होगा एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन तो नहीं माना जाएगा, दोनों होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, आगत एवं निर्गत सिराएँ मिलती हैं। तो ये आपका 10th NCERT से आसान प्रश्न था और आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से हो गया होगा। और इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स की बात कर रहा है और आपको पता है कहाँ मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको हम मेरू रज्जु बोलते हैं। और बात करें यहाँ पे तो स्पाइनल कॉर्ड होता कहाँ पे, तो ये आपका केंद्रीय शिरा तंत्र, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में होता है, तो आपका आंसर केंद्रीय शिरा तंत्र होगा। और दूसरी बार आपको स्पाइनल कॉर्ड दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्पाइनल कॉर्ड स्पेशली, ठीक है। जब स्पेसिफिक की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड चूँकि CNS का भाग है तो इसलिए आपका ओवरऑल आंसर CNS हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। अब इससे हल्का प्रश्न आपको मिलेगा नहीं, विटामिन सभी जानते हैं, ठीक है। क्लास 6 NCERT साइंस में विटामिन के बारे में दिया गया है, अब क्या ही बताएं इसके बारे में, ठीक है। और साथ में PRT वाले भी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न आपके लिए कितने सारे महत्वपूर्ण हैं और अगली बार आपके में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अगली बार आपके में पूछ लिया जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहना है। और आपका आंसर हो जाएगा विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन A का जो नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। और विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आप जो है विटामिन K का कमेंट करके केमिकल नेम बताइए, और साथ में विटामिन C की कमी से क्या होता है और विटामिन K से जो है क्या होता है, ठीक है। अगर विटामिन K नहीं होगा, कमी होगी तो उससे क्या दिक्कत आएंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको जो है विटामिन के बारे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारा करा दिया जाएगा कल से। फिर अब भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है, तो भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में जो है या श्वसन के द्वारा मुक्त की जाती है, रेस्पिरेशन के द्वारा मुक्त की जाती है। आसान प्रश्न था, ठीक है। अब यहाँ पे मल त्याग से समझ सकते हैं कि मल त्याग से ऊर्जा शरीर में जो है मुक्त तो होगी नहीं, आराम से समझ सकते, तो ऑप्शन था आपका रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, ठीक है। तो सर्दी जुकाम जो है वायरस के कारण होता है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। और ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे, और इसका आंसर है राइनो वायरस। तो ध्यान रखना, राइनो वायरस से जो है सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो कान के ड्रम का कंपन पूछ रहा है। अब इस प्रश्न पे आने से पहले हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं। अपने आप को डीजे के बगल में महसूस कर लीजिए और आप डीजे फुल में बज रहा, ठीक है। जब डीजे फुल में बज रहा होगा तो आपका कान का पर्दा हिलेगा, ठीक है। कान के पर्दे बोलेंगे आपके कान के पर्दे फट गए, इतने तेज़ी से बजा डीजे, ठीक है। तो कान में जो ड्रम का कंपन फील होता है वो किससे फील होता है, साउंड से, साउंड से यानी साउंड वेव्स से, ठीक है। और साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग। तो आपका आंसर हो गया ध्वनि तरंग। क्लियर है, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये सभी को पता है इसका आंसर कि हीमोग्लोबिन जो है वो मानव शरीर में श्वसन रंजक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके का प्रश्न आपको 15 मार्च में पूछा गया है, इसी लेवल के प्रश्न आपको आगे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। TRE 2 में अगर बात करें तो इसके मुकाबले प्रश्न कह सकते हैं वहाँ पे कठिन थे इसके मुकाबले, ठीक है। लेकिन जो NCERT अच्छे से पढ़ के जाएगा उसका ना उसमें दिक्कत होता ना इसमें दिक्कत होता। आगे बढ़ते हैं, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को क्या कहते हैं, तो एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को हम केशिका के नाम से जानते हैं, कैपिलरीज। और ये भी आपका जो है जो आपका चैप्टर है NCERT साइंस में, तो वहाँ पे जब हार्ट का डायग्राम बनाया गया है हार्ट का, तो वहाँ पे आपको कैपिलरीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कैपिलरीज जो है ये सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है, सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है। और या एक कोशिका मोटी वाहिका भी बोलते हैं इसको, सबसे छोटी रक्त वाहिका, ठीक है। सबसे छोटी रक्त वाहिका, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो यह प्रश्न TGT में भी पूछा गया है, TGT साइंस हमने सॉल्व कराया था तो वहाँ भी पूछा गया, अब वहाँ से यहाँ भेज दिया गया, ठीक है। तो यही सब चल रहा है। और बात करें थायमिन किसको बोलते हैं, तो थायमिन जो है विटामिन B1 को बोलते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन आप जो है बताइए किसको बोलते हैं, ठीक है। कोबालामिन B12 को बोलते हैं। और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और कल से आपको
जो है ऐसे प्रश्न लाए जाएंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, पीआरटी के लिए भी और साथ में 6 to 8 के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा? तो मछली का तेल। ठीक है, आपने इसको जो कोड ऑयल के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपने कोड लीवर ऑयल के नाम से पढ़ा होगा, COD कोड लीवर ऑयल। ठीक है, कोड मछली होती है तो कोड फिश ऑयल। ठीक है, तो कोड फिश ऑयल भी बोलते हैं इसको, और यहाँ से मछली का तेल सिंपल में लिख दिया है। तो आपको विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको मानना पड़ेगा मछली का तेल। ठीक है, कॉड लीवर ऑयल बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है उससे गलती कर गए हो, तो आपको ध्यान रखना कि कॉड मछली होती है और कॉड लीवर ऑयल जो है वह जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? ठीक है, तो यहाँ पे वार्म ब्लडेड पूछा है, वार्म ब्लडेड पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें मगरमच्छ की तो ये आपका कोल्ड ब्लड में आएंगे, दादुर, टोड की। ठीक है, आपने फ्रॉक्स के बारे में पढ़ा है, फ्रॉक्स कैसे होते हैं? तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और यहाँ पे बात करें कबूतर की तो जो बर्ड्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कबूतर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो ये कई सारे स्टेट PCS परीक्षाओं में BPSC में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो साथ में BPSC प्री से भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से इस बार, तो ये भी हमको आगे के लिए तैयार करना है। तो मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो ये कैप्सिन। ठीक है, कैप्सिन के कारण, कैप्सिन CAPSAICIN, कैप्सेसिन की वजह से। ठीक है, या कैप्साइसिन जो भी आप कहिए, तो मिर्च में तीखापन इसी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो जल्दी में रहे होंगे प्रश्न को गलत कराए होंगे, और इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है डीनाइट्रिफिकेशन। 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है पहले होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, चक्र चलता रहता है, तो पहले दूसरे की तो बात ही नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो आप नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, N2 होता है, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट को NO3- बोलते हैं। ठीक है, तो N2 नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कौन कन्वर्ट करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कैसे बदलते हैं? तो ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की वजह से। ठीक है, पहले प्रक्रिया में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, किसमें? नाइट्रेट में। दूसरी प्रक्रिया में डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि नाइट्रेट वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये फ़र्क है। और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो या PRT में भी प्रश्न पूछा जा चुका, 6 से 8 में भी पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है जीन। ठीक है, और इससे पहले हमने PRT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे हमने इसका आंसर गलती से क्रोमोसोम बता दिया था, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये आपका हो जाएगा जीन। ठीक है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड था, तो इसलिए हम जो ध्यान नहीं दिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस से हमारे दिमाग में था, तो इस वजह से हमने आंसर क्रोमोसोम आपको जो है बताया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो वो देता है जीन। तो ये ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर आगे के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। माता पिता से संतति में पहुँचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता। ये सस्ता सा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप सोचते होंगे क्यों ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो हेरिडिटी या आनुवांशिकता माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को बोलते हैं। सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम समहैती का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है। और आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि जो है मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, और मास इंटू एसिलरेशन, मास आपका 1 kg दिया है और एसिलरेशन आपको पता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, MS-2 और kg MS-2 क्या होता है? तो न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 × 9.8, तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स हमेशा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो मीटर पर सेकंड तो हो ही नहीं सकता, फोर्स इसमें आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर बात करें 9.8 तो रहेगा ही, तो आपका आंसर 9.8 न्यूटन। इतना आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम जीन किसने पैदा किया था? तो यह प्रश्न BPSC प्री में पूछा गया था।
बीपीएससी प्री में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी प्री या यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में जो टीआरई 3 एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न हम जो कल से कराना स्टार्ट कर देंगे। तो ज़रूर जुड़ें और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर आपका आंसर है हरविंद खुराना। ठीक है, तो हरविंद खुराना ने जो है कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन पैदा किया था। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में और भी प्रश्नों में देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल जीन और जो है किसने पैदा किया था कृत्रिम जीन, तो हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं। फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? तो फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा, तो यह भी प्रश्न बीपीएससी जो है प्री में, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी एडमंड बेकेरेल ने। एडमंड बेकेरेल ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? तो यह आपका 11th एनसीईआरटी फिजिक्स से दिया गया सवाल है। देख लेते हैं अभी कहाँ पे दिया गया है। तो एनसीईआरटी फिजिक्स में आपको दिया गया है। तो मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? तो फ्रेंच सरकार ने। ठीक है, आइए इसका सोर्स देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है आपको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में दिया गया है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। ठीक है, तो जो फ्रेंच भाषा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यही आपका आंसर है। ठीक है, किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने। ठीक है, या फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। तो ये फ्रेंच भाषा में मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। ठीक है, और इसको एसआई यूनिट में लिखा जाता है। तो ये एसआई यूनिट जो होती है आपको ये फ्रेंच है। ठीक है, फ्रेंच से रिलेटेड है, तो ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो जो मीट्रिक प्रणाली है, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली यानी जो एसआई प्रणाली है, वो आपका किस सरकार ने प्रस्तावित किया? तो फ्रेंच सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास से प्रश्न था ईएनटी विशेषज्ञ निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न था, आपके एनसीईआरटी साइंस से पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो अवतल दर्पण माने कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कॉनकेव मिरर की बात करें तो जब भी हमें कोई चीज़ बड़ा देखना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें कोई चीज़ बड़ा देखना होगा तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए, जो दांतों का डॉक्टर होता है, अगर उसको दांत के अंदर का देखना है कोई चीज़, तो वो ऐसा मिरर का प्रयोग करेगा ना जो बड़ा दिखाई दे, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। ठीक है, और आपका एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर जो है वहाँ पर आपका जो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबके बारे में दिया गया है। ठीक है, और वहाँ से प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। तो इस ऐसे जो चैप्टर से आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका किसी तार का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है आपका किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो एनसीईआरटी 10th क्लास में ओम लॉ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ओम लॉ में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है। और फिर हम इसको जो है बी बराबर जो है क्या लिख सकते हैं? आई आर लिख सकते हैं। और यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई आई। तो सिंपल सा था, तो आर बराबर बी बाई आई। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह भी प्रश्न आपका 10th एनसीईआरटी से, जो आपका मोशन चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। तो ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है बी बराबर यू प्लस ए टी। सिंपल सा प्रश्न है कि सीधी रेखा में जब गति होती है तो उसका समीकरण बी बराबर यू प्लस ए टी होता है। इसके अलावा 2 फार्मूले आपके और भी हैं। ठीक है, वो अलग कैटेगरीज के लिए हैं। तो ये आपको आगे के लिए तैयार कर लेना है कि ये किस कैटेगरी में होंगे, और हम डिटेल में आगे बात करेंगे इनके बारे में आने वाली क्लासेस में। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? ठीक है, तो घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स समझते हैं पहले इसको डेली लाइफ एग्जाम्पल से। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब आप सपोज करिए कि आप जूता चप्पल पहन के बाहर टहलने निकले गए। ठीक है, जब आप बाहर टहलने निकले हैं, आप चल रहे हैं। ठीक है, जब आप चल रहे हैं तो आपके पास में क्या है? गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। आप चल रहे हैं तो आपका जो पैर है, ठीक है, आपका जो चप्पल है या जूता है, वो किससे घर्षण कर रहा है? ठीक है, किससे घर्षण कर रहा है? तो रोड से घर्षण करने के कारण क्या निकल रहा है? ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तभी जो है फ्रिक्शनल एनर्जी पैदा हो रही है, और उस फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण आप चल पा रहे हैं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गिर नहीं रहे हैं, आप आराम से चल पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में तब्दील हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गतिज ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होना, घर्षण बल में शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो हम आपको एक चीज़ पता होगा कि स्टोर्ड ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है? तो स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। आपको उस प्रश्न पे भी नहीं जाना, स्टोर्ड एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको पता है, तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करा देंगे जहाँ से प्रश्न आपके आने की संभावना रहेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 कूलाम के आवेश को 2 बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में कितना कार्य लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला यूज़ हुआ B बराबर W/Q, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्य पूछा है तो कार्य बराबर B इंटू क्यू हो जाएगा, और विभवांतर कितना दिया है? तो 16 वोल्ट, और क्यू कितना दिया गया है? कूलाम, तो 5 कूलाम, तो आपका 16 पंचे 80 हो जाएगा। और वर्क हमेशा किस में आता है? जूल में, तो 80 जूल आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आप पहले फार्मूला समझिए। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर Gm1m2/r, r², ठीक है। अब बोल रहा है कि जो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, जो रेडियस है, उसको क्या कर दिया गया? दुगना कर दिया, यानी r बराबर 2r हो गया है। तो अब देखिए क्या होता है, तो Gm1/m2/r की जगह 2r रखते हैं तो 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? तो Gm1m2/4r², ठीक है। अब 4 अलग कर देते हैं, यानी 4 अलग कर देंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 Gm1m2/r²। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया कि 1/4 रह गया। पहले कितना था? Gm1m2/r², अभी कितना रह गया? 1/4 Gm1m2/r²। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, m द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे जिस ऊर्जा की बात कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो Gmm/r, ठीक है, Gmm/r। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 2 केस है, 2 द्रव्यमान है, ठीक है। एक 2r पे चल रहा है, एक 3r पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो दोनों में सेम फार्मूला हम लगाएंगे, Gmm/r और Gmm/r, ठीक है। और दोनों की अलग अलग वैल्यूज़। ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी 1 है और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी 2 है। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो ऊर्जा हमें चाहिए होगी, वो क्या होगी? तो Pe2 माइनस Pe1। दूसरे जो जहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? तो 2r से 3r की तरफ। तो 3r के मुकाबले जो आपका Pe2 है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, उसको हम इनिशियल से माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? Pe2 माइनस Pe1, ठीक है। और Pe2 की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव में लिखी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव में लिखी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा P2 कितना है? तो Gmm/3r, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये आप अंदर करेंगे माइनस, इसको भी निगेटिव में लिखेंगे, दोनों को निगेटिव में लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा Gmm/2r, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस का Gmm/3r प्लस का Gmm/2r, ठीक है। और ये आपका सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? तो -2 Gmm हो जाएगा और प्लस 3 Gmm हो जाएगा अपान 3 2 जा 6r, LCM 6r हो गया। और ये आपका -2 + 3 +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया Gmm/6r, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है Gmm/6r। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे बात करें तो P बराबर 2/3E, ठीक है। तो P बराबर 2/3E, ये आपका फार्मूला जो आपको ध्यान रखना है। तो किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब P के बीच में जो रिलेशन होता है वो P बराबर 2/3E से दर्शाया जाता है। तो आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। और यहाँ पे आपको जो 6 to 8 मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं और साथ में TGT के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से इस चीज़ को समझ लें कि 10th NCERT आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको 10th NCERT का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे एग्जाम्पलर दिया गया है, आप एग्जाम्पलर को सॉल्व करें,
और वहाँ पे एग्जाम्पलर की आंसर की लास्ट में जब चैप्टर सारे खत्म हो जाते हैं पीडीएफ में, तो उसके बाद आंसर की दिया रहता है, आप वहाँ से आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप चैप्टर्स को, जो जरूरी चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, आप उनको क्या करें, प्रिंट आउट निकलवा लें और तब सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और टेस्ट सीरीज में मत फंसें, टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेहतर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को सॉल्व कर लें। क्लियर है? ठीक है। और इसमें हम बात करें तो 10th एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो पहला रासायनिक अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा चैप्टर आपका, ठीक है, एसिड बेस साल्ट हो गया। फिर मेटल नॉन मेटल्स हो गया, ये सब आपके महत्वपूर्ण हैं तीनों। ठीक है। चौथा कार्बन एंड कंपाउंड, ये भी महत्वपूर्ण है। पाँचवा से प्रश्न इस बार पूछा गया, इससे पहले नहीं पूछा गया, तो पाँचवा आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपका छठा चैप्टर है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर सातवां शायद आपका जो है और यहाँ पे बात करें तो छठा चैप्टर भी आपको पढ़ना। छठा चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। फिर सातवां आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आठवां आपका जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में, वो भी महत्वपूर्ण है। नौवां आप छोड़ सकते हैं, हेरिडिटी और इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है। और बात करें फिर 10वां चैप्टर आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये महत्वपूर्ण है। फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल हेड जो वर्ड है ये भी आपका महत्वपूर्ण है। 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी भी महत्वपूर्ण है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सब आपको नहीं करना। तो आपको जो है चैप्टर 1 फिर से बोल दे रहा हूँ, पुरानी बुक से, नई बुक में चैप्टर्स आपके काटे गए हैं। तो आपका जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, साथ में चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, 11, 12, 13, इतने चैप्टर्स आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है। और साथ में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से इनके प्रश्न भी सॉल्व करें। और इसके अलावा जो आपके स्टेट पीसीएस और बीपीएससी लेवल के जो सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं साइंस के, वो कल से आपको कराए जाएंगे। ठीक है। तो और आप लोग जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आज की कक्षा आपको कैसी लगी। और साथ में ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीआरटी से लेके पीजीटी तक के जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए रिलेवेंट प्रश्न, वो आपको करने हैं। तो इसलिए जब आप साइंस पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है साइंस के क्वेश्चन पीआरटी के भी मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि पीआरटी के प्रश्न टीआरई 1 में आपके 10th एनसीईआरटी लेवल से पूछे गए थे, जो अब 6 to 8 में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप समझिए, लिंक है पीआईक्यूज का आपकी सफलता में। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।